Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be the five kingdoms and binomial nomenclature. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से टू किंगडम क्लासिफिकेशन चेंज हुआ था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन चेंज हुआ था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर लाजमी स्टडी करें। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि फाइव किंगडम्स जो बने थे उनकी बेसिस क्या थी और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट क्यों किया गया। फाइव किंगडम्स जो थे वो प्लांटी, फंजी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा क्या था? इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस पहले नहीं रखा गया था। तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल्स को भी मद्देनजर रखा गया। पहली कौन सी बेसिस थी या कौन सी कैटेगरी थी या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी जिस बेसिस पे किंगडम मोनेरा को डिफाइन किया गया कि पहले वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोकैरियोट्स होंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। सेकंड, मोनेरियंस आर यूनिसेलुलर आल्थो समटाइम्स फॉर्म चेन, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल। तो होंगे ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये कॉलोनीज की फॉर्म में या चेन की फॉर्म में, चेन यानी एक लीनिएज की फॉर्म में, या एक क्लस्टर यानी गुच्छे की शेप में ये सर्वाइव करेंगे, रहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है वो क्या है कि यूकैरियोटिक सेल जो कि ह्यूमन का सेल है उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सेल के अंदर नहीं होती। ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की चेंज है। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। तो मोस्टली जो इस किंगडम में रखे गए वो क्या थे? हेटेरोट्रॉफिक थे, बट कुछ ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल था। तो इट्स मीन कि वो ऑटोट्रॉफ भी थे। तो इट्स मीन के हेटेरोट्रॉफिक भी थे और कुछ ऑटोट्रॉफ भी थे। विद इन दिस किंगडम देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो दो कौन से ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखा गया? बैक्टीरियाज को और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो कहते हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीनिश आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि बाज़ औक़ात खड़े हुए पानी के ऊपर डेवलप हो जाता है। तो ये था किंगडम मोनेरा कि प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनीज या क्लस्टर की फॉर्म में रहेंगे, और कुछ हेटेरोट्रॉफ होंगे, कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे, और लास्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा यानी सेकंड किंगडम क्या था? तो किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी जो सेलुलर टाइप है वो क्या है? यूकैरियोट होंगे। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, सिंपल। Human is an example of complex multicellular organism. There are three main types of protists. तीन मेन टाइप्स के प्रोटिस्ट थे। algae आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर। यानी यूनिसेलुलर हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। दे रिजेंबल प्लांट्स विद द सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। तो ये रिजेंबलेंस जो प्लांट के साथ इनकी रिजेंबलेंस थी वो क्या थी कि इनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है और इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये दो रिजेंबलेंस थी जो प्लांट्स के साथ इनकी थी। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स डेट दे डोंट हैव द मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म द एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं होते, और साथ ही साथ जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो एम्ब्रियो की स्टेज से नहीं गुजरते, just like humans. Protozoans resembles animal whose cells lack the chlorophyll and cell wall. तो algae का तो resemblance plant के साथ थी क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल था, लेकिन प्रोटोजोआ का जो रिजेंबलेंस थी वो एनिमल्स के साथ थी। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल दोनों मौजूद नहीं थे। तो सम प्रोटिस्ट आर फंजी लाइक। तो कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि फंजी लाइक होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ।
लाइक यू कैन सी डैट कि ये किस तरह यूनिसेलुलर और कॉलोनियल शेप फॉर्मेशन में सर्वाइव करते हैं। तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा। 2 किंगडम हम स्टडी कर चुके हैं। थर्ड किंगडम, किंगडम फंजी। इसमें सिंपल इन्होंने क्या किया, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ। यानी कौन सी कैटेगरी, पहले अगर सेलुलर फॉर्मेशन पे देखें तो यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर और हेटेरोट्रॉफ। यानी मल्टीसेलुलर होंगे और हेटेरोट्रॉफ होंगे, यानी खुद अपनी कोई फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, खुद अपनी फूड की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो हेटेरोट्रॉफ विच आर एब्जॉर्बेटिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सॉइल से या आसपास के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो एग्जांपल क्या है इसकी, मशरूम। मोस्ट फंजीज आर डीकम्पोजर्स। तो मोस्टली जो फंजीज होते हैं वो क्या हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। दे लिव इन ऑर्गेनिक मटीरियल, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स। तो ये मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सरवाइव करते हैं, यानी जो खाद वगैरह होती है, जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं मोस्टली उन जगह पे होते हैं। इनके पास कुछ सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी बना लेते हैं और बेसिकली वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सिंपल जो किंगडम फंजी में हमने ऐड किए वो क्या थे, मशरूम, जिनको डीकम्पोजर्स और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। फोर्थ, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या था, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। यानी सेलुलर फॉर्मेशन क्या है, यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं और ऑटोट्रॉफी, यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी खुद फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मूड, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफ्स कभी ऑटोट्रॉफ्स मल्टीसेलुलर इस किंगडम में रखे गए, जो मोस्टली क्या थे, प्लांट्स थे। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। तो प्लांट के पास भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्टिग्मा, ओवरी, पोलन ग्रेन्स। तो ये सारे क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। सो आल्सो दे हैव द एम्ब्रियो फॉर्मेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो इनकी जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होती है। मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडिंग इन दिस किंगडम। तो मोसेस, फर्न्स और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं उन सब को इस कैटेगरी में किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया गया। ये हैं मोसेस, ये जो मोस्टली डेवलप हो जाते हैं कुछ एरियाज में, तो ये वो मोसेस हैं। और इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स थे जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे, उसको भी हमने किंगडम प्लांटी में इंक्लूड कर दिया गया। नाउ किंगडम एनिमेलिया, सिंपल क्या था, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स यानी हेटेरोट्रॉफ। तो सेलुलर फॉर्मेशन में यूकैरियोट्स आ गए, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कंज्यूमर यानी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये 3 कैटेगरीज थी किंगडम एनिमेलिया की। तो उसमें कौन से, एनिमल लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन द स्पेशलाइज्ड कैविटीज। तो इनके ये क्या थे, बेसिकली फूड इंजेस्ट करते थे। इंजेस्ट करना मीन्स के खाना, और फिर उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो उनकी डाइजेशन करवाते हैं, लाइक स्टमक, मैदा जो है वो ह्यूमंस के पास भी और जितने एनिमल्स हैं उनके पास स्टमक है जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर डाइजेशन। सो इनको इंक्लूड किया गया। दे लैक द सेल वॉल एंड शो द मूवमेंट्स। तो इनके पास एक तो सेल वॉल भी नहीं होती, यानी इनके सिर्फ सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। और दूसरा ये शो मूवमेंट्स, ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो भी उतरेगा उसको हम किंगडम एनिमेलिया में रख देंगे। जिस तरीके से एग्जांपल है ह्यूमन की, और इसी तरह से डिफरेंट जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड होंगे। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी ये कंप्लीट हो चुका था। इसने सेलुलर फॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल मोड और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को टच किया। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स, मूवमेंट्स, यानी इसने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जिसकी बेसिस पे इस किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। फर्दर इसमें चेंजेस आई बट किंगडम क्लासिफिकेशन की चेंजेस नहीं हुई। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउ इन सम किंगडम, बट वायरस को किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया। उसकी कुछ रीजंस थी। वो रीजंस क्या थी, यानी स्टेटस ऑफ वायरस क्या था, वायरस को कहाँ हमने रखा। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसिडर करते हैं। कैसे,
ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज द नॉन लिविंग। तो इनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से हम इनको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, बट they are acellular, they don't have cellular organization, yet some characteristic of living organism they possesses DNA। ये acellular होते हैं, यानी ये cellular नहीं होते जिस तरीके से कोई living organism होता है, और ना ही इनके पास कोई cellular organization है, but they possesses DNA। लेकिन इनके पास DNA होता है, और DNA एक living organism के पास ही होता है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास हैं। वायरसेस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, यानी वायरस के पास लाजमी है कि या तो उसके पास आरएनए होगा या डीएनए होगा, नॉर्मली इनकेस्ड इन अ प्रोटीन कोड। और वो जो आरएनए या डीएनए वो एक कैप्सुलेटेड फॉर्म में होगा, एक कैप्सूल, उसके ऊपर एक कोट होगी, एक मेम्ब्रेन होगी। सो दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। सो वायरसेस जितने भी हैं वो कभी भी एक ओपन एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते। उनकी ग्रोथ के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल होना लाजमी है, यानी वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे और वहाँ पे रिप्रोड्यूस होंगे। उसके अलावा वो बाहर एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। तो बाहर जो इनकी नेचर है वो क्रिस्टलाइन नेचर है, तो इसलिए हम उनको नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, कोई उनको सेल मिल जाता है स्टे के लिए, तो वहाँ पे वो जाके क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हम उनको क्या कहते हैं, लिविंग सेल्स। और वहाँ पे फिर वो डिफरेंट डिजीजेस कॉजेज करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल रिसेंटली कोरोना वायरस था। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड थस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए रिजल्ट ये निकला कि इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से इसको सेपरेट कर दिया गया। प्रियॉन्स एंड वायराइड्स are also acellular particles and not included in the 5 kingdom classification system। Prions and viroids basically disease causing proteins होती हैं, और ये भी just like viruses act करती हैं, जाके डिवाइड होती हैं। इनके पास DNA होता है, प्रोटीन होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके वहाँ पे डिजीज कॉजिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। तो ये स्टेटस ऑफ वायरस था, सेपरेट 5 किंगडम से अलग रखा गया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी गई कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली हैं। सो ये था ऑल ओवर आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बायनोमियल मीन्स के दो नाम, और नोमेनक्लेचर के एक नेमिंग सिस्टम। नोमेन यानी नेमिंग और क्लेचर यानी सिस्टम, एक कल्चर। तो दो नाम देने का एक कल्चर या एक सिस्टम, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम दो नाम देंगे और उस नाम देने का प्रोसेस को हम उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कह देंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट साइंटिफिक नेम देते हैं। एज द वर्ड बायनोमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। जिस तरह बायनोमियल सजेस्ट करता है कि वो कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। द फर्स्ट इज द जीनस नेम, यानी पहला जो नाम होगा वो इसका जीनस का नाम होगा, और सेकेंड नेम इज द नेम ऑफ स्पीशी। तो सेकेंड नेम जो होगा वो उसका स्पीशी का नेम होगा। जिस तरह एग्जांपल ये है कि ह्यूमंस में मोस्टली जो नाम रखे जाते हैं, तो फर्स्ट नेम जो होता है वो उनका अपना होता है, और जो सेकेंड नेम होता है वो मोस्टली उनके अबाव अजदाद में से किसी का होता है। लाइक एग्जाम्पल जुनेद जमील। सो जुनेद इज़ माई नेम एंड जमील इज़ माई फादर नेम। सो इस तरीके से जो साइंटिफिक नेम दिया गया था डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो इस बेसिस पे दिया गया था कि फर्स्ट नेम जो होगा उनका जीनस नेम होगा और सेकंड नेम जो होगा वो स्पीशी नेम होगा। सो कार्लस लिनियस, ये एक साइंटिस्ट थे, ऑलरेडी भी मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। और ज़रूरत क्यों पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करवाने की? क्योंकि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट नेम हैं डिफरेंट रीजन्स में। यानी एक रीजन में उनको क्या नाम दिया जाता है, एशिया में दूसरा नाम दिया जाता है, अफ्रीका में दूसरा नाम दिया जाता है, अमेरिका में तीसरा नाम दिया जाता है। तो उन सब को एक नाम देने की जो मेथड था उसको कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया। मेनी ऑफ हिज नेम्स आर यूज्ड टुडे।
तो मोस्टली वही नेम यूज्ड होते हैं आजकल, जैसे कि सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड व्हाइल सजेस्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स। तो कुछ रूल्स बनाए गए कि उनकी बेसिस पे हम इनकी नेमिंग करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से वो पेडिग्री बनती है। अगर आपने अभी तक लेक्चर वो नहीं देखा तो लाजमी जाके वो लेक्चर स्टडी करें, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरीके से हम इनके जीनस, स्पीशीज, किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। सो साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो इनको मोस्टली इटैलिक्स में कहते हैं, ये इस तरीके से लिखे होते हैं यानी हल्के से तिरछे। सो सच एज होमो सेपियंस व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन। तो जब हम हाथ से इनको लिखते हैं, जब आप खुद इनको पेपर में, टेस्ट में या कहीं पे भी कॉपी पे लिखेंगे तो इनको अंडरलाइन करेंगे। होमो सेपियंस सीधा लिख के इसके नीचे लाइन लगा देंगे। लेकिन जब भी प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो हमेशा इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। द फर्स्ट टर्म इज द जेनेरिक नेम यानी जीनस नेम ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, यानी फर्स्ट जो होगा, जिस तरह होमो सेपियंस क्या थी, ह्यूमन का नेम है, साइंटिफिक नेम, तो एच बड़ा ये क्योंकि वो होमो हमारा जीनस है। सो द वाइल द स्पीशी नेम्स इज नेवर कैपिटलाइज, उस जो स्पीशी नेम होगा जो सेपियंस है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो नेवर कैपिटलाइज, कभी भी उसको कैपिटल में नहीं लिखना। इवन व्हेन दे ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, बेशक वो एक प्रॉपर नेम हो। द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज्ड। तो साइंटिफिक नेम जब भी कभी किसी पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम लिखा जा रहा हो तो इसको पूरा लिखेंगे होमो सेपियंस, बट जब उसको बार बार उस पैराग्राफ में यूज करना है तो फिर हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज करते हैं और देन जो स्पीशी नेम होता है वो कंप्लीट लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड इट मे देन बी एब्रीवेटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर द जीनस। फॉर एग्जांपल इस चर्चिया कुलाए को हम ई कुलाए भी कहते हैं। अब इस चर्चिया जो कुलाए है वो बैक्टीरिया का नेम है और ई कुलाए यानी ई के आगे डॉट और कुलाए, फिर इसी तरह जब होमो सेपियंस का लिखेंगे तो एच डॉट सेपियंस। सो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई है ई कुलाए की। जो बैक्टीरिया है मोस्टली इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बाहर एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंस यानी अहमियत, इम्पोर्टेंस क्या थी, यानी हमने देख लिया कि नाम दे दिए, नाम किस तरह दिए जाते हैं वो भी हो गया, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स काजेज द मेनी प्रॉब्लम्स। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो मेनी प्रॉब्लम्स काज करवाते हैं। जैसे डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होते हैं। जैसा कि कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू, अब इंग्लिश में उसको ऑनियन, उर्दू में उसको प्याज, बट डिफरेंट रीजन में उसके डिफरेंट नेम है। इवन इन पाकिस्तान, डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नोन एज गांदा, बसाल और वसाल, यानी ये डिफरेंट नेम्स हम प्याज को देते हैं पाकिस्तान के अंदर ही। अब डिफरेंट इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम, यानी डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे तो इनके अलग-अलग नाम हैं। तो इस सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या है, एक नेम है, एक साइंटिफिक नेम है। इन साइंस इट इज़ नोन एज विद द सिंगल नेम इज एलियम सीपा, यानी आप एलियम सीपा कहेंगे तो साइंटिस्ट समझ जाएंगे ये प्याज की बात हो रही है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब अगर किसी को बसाल का पता है तो हो सकता है उसको प्याज का ना पता हो, और अगर किसी को प्याज का पता है तो हो सकता है उसको वसाल का पता ना हो। सो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया जो कि पूरी वर्ल्ड में एक ही नेम है। एलियम सीपा किसको कंसिडर किया जाता है, ऑनियन या प्याज को। इन सम अदर केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड बाय द सम कॉमन नेम। फॉर एग्जांपल द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर द क्रो। अब जिस तरह ब्लैक बर्ड किसको कहते हैं, कौवे को, एज वेल एज फॉर रावन, और ब्लैक बर्ड रावन को भी कहते हैं, यानी रावन एक अनदर ऑर्गेनिज्म है जिसको ब्लैक बर्ड कहते हैं और क्रो को भी ब्लैक बर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम वाला मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। सो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। कॉमन नेम जो यानी आम ज़बान में हम प्याज, बसाल, वसाल दे देते हैं, इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, नाम देने का कोई तरीका नहीं है। फॉर एग्जांपल अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद द फिन्स एंड गिल्स, यानी अब हम अगर साइंटिफिकली बात करें तो फिश हम किसको कहते हैं, एक वर्टिब्रेट एनिमल जिसके फिन्स और गिल्स हों, ठीक है। सो बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, यानी अब फिश के डिफरेंट नेम है, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश।
तो ये कॉमन नेम्स है, इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि इस बेसिस पे इनको ये कहा जा रहा है। डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ द फिश, लेकिन ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन ऑफ फिश पे नहीं उतरते। तो साइंटिस्ट या साइंस या बायोलॉजिकल बेसिस चेंज है, उनके नाम देने का तरीका चेंज है। टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन ऑर्गेनिजम्स गिवन द नेम साइंटिफिक बाय द यूजिंग द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। सो द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट नेम्स। सो अब इस सिस्टम की वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसको वाइड स्प्रेड होल वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, और स्टेबिलिटी ऑफ नेम यानी इसके नेम स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहे। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशी कैन बी अनएम्बिगियसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 नंबर। तो इस नोमेनक्लेचर के थ्रू हम जैसे ही होमोसैपियंस का वर्ड लिखेंगे या वर्ड किसी को बोलेंगे तो साइंटिस्ट फौरन ये समझ जाएंगे, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी रीजन में हो, तो उनको पता चल जाएगा ये किसकी बात हो रही है, इंसान की। एलियम सीपा कहेंगे तो वो समझ जाएंगे ये किसकी बात हो रही है, अनियन या प्याज की। लेकिन अगर आप उनको जाके प्याज कहें तो हो सकता है उनको पता ही ना हो। तो इस सारी कन्फ्यूजन जो थी वो ख़त्म हो गई। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेज अवॉइडिंग द डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसलेशन। तो सेम नेम सेम वर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज में इसी वर्ड को यूज़ किया जाता है इन साइंटिफिक लैंग्वेज। ठीक है। सो सम कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम ये थे, यानी ऑनियन को एलियम सीपा, कॉमन सी स्टार या स्टार फिश को हम क्या कहते हैं, एस्टेरियस रूबिन्स, और इसी तरह हाउस क्रो को हम क्या कहते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये सारी कहानी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। कार्लियस लिनस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, फिर नाम देने का एक मेथड बनाया गया, इम्पोर्टेंस क्या थी, और फिर ऑल ओवर द वाइड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसके रिजल्ट यानी हमें जो एडवांटेजेस हुए वो ये हुआ कि सारी की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई। सो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।